और एक सवाल के जवाब में तो उन्होंने कहा कि हुकूमत से अगर मैं निकल गया तो फिर मैं इससे ज्यादा खतरनाक साबित होऊंगा। अपोजिशन को तो जो उन्होंने करना था वो ऑलरेडी कर रहे हैं, इससे ज्यादा क्या कर सकते थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के पास शायद आवाम को देने के लिए अब कुछ नहीं है। वो अपनी बुनियादी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहे और इसीलिए जब से उनकी पार्टी हुकूमत में आई है, आवाम की असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए रोज़ ही कोई ना कोई बहाना या बयानिया सामने ले आती है। लेकिन आवाम जब किसी जमात को मुंतखब करते हैं तो उनका ख्याल होता है कि उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम होगा, उन्हें रोज़गार मिलेगा, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें उन्हें आराम से और सस्ते दामों मिल सकेंगी। और माजी में जो हुकूमतें उनके लिए कुछ नहीं कर सकीं, उनके वोट से आने वाली नई हुकूमत शायद उनकी महरूमियों को दूर करेगी। लेकिन शायद पाकिस्तान में आज तक हुक्मरान आवाम की उम्मीदों पर कभी पूरा नहीं उतर पाया और यही वजह है कि न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद पाकिस्तान आज भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका है। मुल्क पर अरबों डॉलर्स का कर्ज है जिसे उतारने के लिए मजीद कर्ज लिया जा रहा है। यानी मुल्क हर गुजरते दिन के साथ कर्जों के बोझ तले दबता जा रहा है। गरीब जो पहले 2 वक्त रोटी मुश्किल से खा पाता था, अब उसे 1 वक्त रोटी खाने का मशवरा दिया जा रहा है। इस वक्त हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई है, लेकिन हुकूमत इसको कम करने के लिए, इस पर काबू पाने के लिए इक़दाम करने के बजाय आवाम को GDP की ग्रोथ बता रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड होने के फिगर दिखा रही है। तरसीलात ज़र में इजाफे से गरीब आवाम का दिल बहलाया जा रहा है और हुकूमत की सारी तवज्जो अपोजिशन की जानिब है, क्योंकि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई है तब से ऐसा महसूस होता है कि जो वादे इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनने से पहले किए थे वो सिर्फ इख्तिदार में आने के लिए थे और अपोजिशन जो हुकूमत को उसकी गलतियों से रोकने, उस पर सवाल करने और आवाज़ उठाने के लिए होती है, वो भी सिर्फ हुकूमत को घर भेजकर खुद इख्तिदार में आने की कोशिशें कर रही है। हुकूमत में आते ही वज़ीर आज़म इमरान खान की तरजीहात शायद बदल गई हैं। वो जब भी कोई बात करते हैं तो अपोजिशन का जिक्र करना नहीं भूलते। कल भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने बराह रास्त आवाम की टेलीफोन कॉल सुनी और मुख्तलिफ सवालात के जवाब, और एक सवाल के जवाब में तो उन्होंने कहा कि हुकूमत से अगर मैं निकल गया तो फिर मैं इससे ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा और मेरे सड़कों पर निकलने से आपको छुपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। अब बज़ाहिर तो लग रहा है कि वज़ीर आज़म ने पैगाम अपोजिशन को दिया और अपोजिशन को खबरदार किया है, लेकिन अपोजिशन ने वज़ीर आज़म के इस बयान को एक नया ट्विस्ट दे दिया है। नून लीग की जानिब से कहा गया है कि वज़ीर आज़म रियासती इदारों और अदलिया को ये धमकी दे रहे हैं। वज़ीर आज़म ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को भी इन टेलीफोन कॉल्स के जवाब में तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मैं तो दुआ करता हूं कि लंदन से ये आज आ जाएं, लेकिन ये वापस नहीं आएंगे। सारा टब्बर बाहर भागा हुआ है, खेल रहा है, तो कोई महंगी गाड़ियों में घूम रहा है। इतना पैसा तो बरतानिया की रॉयल फैमिली नहीं खर्च कर सकती जितना शरीफ फैमिली खर्च करती है। इन्हीं लाइव कॉल्स के दरमियान जब एक खातून ने वज़ीर आज़म से सवाल किया कि वज़ीर आज़म साहब महंगाई डबल हो गई है, अब हमें बता दें क्या हम थोड़ा सा घबरा लें, तो इसके जवाब में वज़ीर आज़म ने यह कहा कि 1 घंटे में अपने मोबाइल पर सारी मालूमात मिल जाती हैं कि कहाँ कितनी महंगाई है। लेकिन ये बदकिस्मती है कि मायूसी फैलाई जा रही है। यानी उनके कहने का सीधा सा मतलब यह है कि मुल्क में महंगाई नहीं है, और अगर है तो वो पूरी दुनिया में महंगाई है और दुनिया की वजह से महंगाई है। महंगाई का ये रटा रटाया जवाब सिर्फ वज़ीर आज़म ही नहीं बल्कि उनके वज़रा और तमाम तर्जुमान भी देते हैं, और तमाम तर्जुमान और वज़रा भी आवाम को महंगाई के हक़ाइक़ बताने के बजाय नवाज़ शरीफ की वापसी को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। आवाम उनसे महंगाई कम करने की अपील कर रही है, लेकिन वज़रा मीडिया पर आकर नवाज़ शरीफ की वापसी को आवाम की अपील बता रहे हैं। और नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के मामले पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ को अब एक ख़त भी लिख दिया है। तो हुकूमत की तरजीहात सिर्फ मियाँ नवाज़ शरीफ को वतन वापस लाना है और अपोजिशन की तरजीहात इस वक्त ये है कि जल्द से जल्द इस हुकूमत को घर भेजा जा सके। और इस सिलसिले में अब तहरीकों का बाकायदा आगाज़ हो गया है, तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी एहतजाज करेगी, कराची से इस्लामाबाद तक जाएगी। और आज भी हैदराबाद में किसान मार्च से जब बिलावल भुट्टो खिताब कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम आइनी और जमहूरी तरीके से इस हुकूमत को घर भेजने में कामयाब हो जाएंगे। अब वो कैसे कामयाब हो जाएंगे, क्यों उन्हें अपनी कामयाबी का यकीन है, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। कायरा साहब, कल जो कुछ वज़ीर आज़म ने आवाम की कॉल्स पर बातें की, उसमें उन्होंने जिन ख्यालात का इज़हार किया उस पर भी ज़रा गुफ्तगू करते हैं। लेकिन कायरा साहब, आज जब बिलावल साहब खिताब कर रहे थे उन्होंने कहा कि हुकूमत को हम आइनी और कानूनी तरीके से ख़त्म करेंगे। तो जब ये आइनी और कानूनी तरीके से ख़त्म करने की बात कर रहे हैं तो 27 फरवरी को आप लोग एहतजाज की सूरत में पहुँचेंगे इस्लामाबाद, क्या सिर्फ उस एहतजाज के नतीजे में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी? देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि
ये उन्होंने कहा है, ना भी कहा हो तो पीपल्स पार्टी किसी गैर आईनी गैर कानूनी तरीके पे बिलीव ही नहीं करती, लिहाजा हमसे कैसे तवक्को हो सकती है। दूसरी गुजारिश ये है कि हम मार्च कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, लोगों की राय आमा हम बार कर रहे हैं, बाकी जमातों के साथ रब्ते कर रहे हैं, तंजीमों के साथ, किसानों की, मजदूरों की, तालिब इल्मों की, नौजवानों की, इन तंजीमों के साथ रब्ते करेंगे। बाकी जमातों से जो जो इस अमल में हमारे साथ चलना चाहेगा बिस्मिल्लाह। तो उसके बाद 27 को जब चलेंगे, रास्ते में भी अपने लाए अमल का ऐलान करते आएंगे और इस्लामाबाद पहुँच के भी करेंगे। क्या होगा ये, क्योंकि चेयरमैन साहब ने पहले दिन कहा था कि मैं वहाँ पहुँच के बताऊँगा या रास्ते में बताऊँगा, तो इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। एक बात जमा खातर रखिए कि हम कोई गैर कानूनी गैर आईनी काम नहीं करें। अच्छा, और ज़ाहिर है इसके लिए फिर अदम एतमाद की तहरीक को भी ज़ेरे गौर लाया जाएगा। लेकिन कह साहब, नून लीग का मौक़िफ़ ये है कि हम इस हुकूमत को किसी भी तरह सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। अब इस बात का एक आम मतलब ये निकलता है कि फिर नून लीग ये चाहती है हुकूमत मुद्दत पूरी करे और उसके बाद इलेक्शन में जिसको मिलना है फ्रेश मैंडेट मिले। तो अगर नून लीग साथ नहीं देगी तो अदम एतमाद की तहरीक को तो फिर आप कामयाब बना ही नहीं सकते, तो ये ऑप्शन तो माइनस ही हो जाएगा। यकीनन जी, अदम एतमाद की तहरीक के लिए तो ज़रूरी है कि उसमें जो मुस्लिम लीग है वो साथ दे, अपोजिशन की तरफ बाकी जमातें भी साथ दें, और हम तवक्को करते हैं कि वो उसमें हमारा साथ देंगे। लेकिन मैं तो ये गुजारिश कर रहा था कि फर्ज करें ऐसा नहीं होता तो फिर हमें क्या करना चाहिए। फिर भी हमें वही काम करना चाहिए, हमें अवामी राय आमा हमवार करना चाहिए, हमें अवाम का दबाव पीटीआई के इलेक्टोरेट से ऊपर होना चाहिए, जो उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके इत्तेहादियों पे होना चाहिए, बाकी जमातों पे होना चाहिए, ताकि अवामी दबाव के नतीजे में वो इस अमल की तरफ आए। एक सियासी जमात के तौर पे मेरे पास और ऑप्शन हैं क्या, यही करना चाहिए मुझे। सही। तो खैर साहब, अगर ये करने में चलें आप लोग कामयाब हो भी गए, हुकूमत को घर भेज भी दिया, तो कल आपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का बयान सुना जब वो खिताब कौम से टेलीफोन कॉल्स ले रहे थे कि मैं अगर हुकूमत से निकल गया तो मैं और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा आप लोगों के लिए और कहीं छुपने की आपको जगह नहीं मिलेगी। फिर तो एक ख़तरनाक अपोजिशन लीडर का सामना होगा फिर आप लोगों को, जो भी हुकूमत में आएगा उसको। तो नामी तो खान साहब ला चुके जो वो कहते थे, अब और क्या लाना है, और क्या तबाही करनी है मुल्क की उन्होंने। और दूसरी बात यह है कि वो मिसाल देते हैं ना कि सामन के अंदर को हर तरफ हरा हरा नजर आता है, वो अभी तक उस फिजा में खड़े हैं जो 2018 में उनके लिए बनाई गई थी। आज वो नहीं है, आज लोगों के सामने वो एक्सपोज हैं और लोग उनकी बात पे एतबार करने को अब तैयार भी नहीं है। अब तो लोगों ने प्रैक्टिस करके देख लिया, उनके सारे नारे एक्सपोज हो गए। और खान साहब का अगर ये ख्याल हो कि वो खुद जाती तौर पे बड़े तगड़े हैं, तो ये उन्हें शायद सियासत के मैदान का अभी तक समझ नहीं आया। सियासत में होता यही है कि आखिरी वक्त तक आपको हुकूमत में बैठे हुए यूँ लगता है कि जिस तरह मैं आज भी पॉपुलर खड़ा हूँ। खान साहब जिस दिन हुकूमत में नहीं होंगे, एक हफ्ते के बाद वो अपनी जमात ढूंढ रहे होंगे कि मेजॉरिटी ऑफ जमात गई की तरह। अच्छा, लेकिन साहब अब ये जो कल जो उन्होंने ये गुफ्तगू की, अब इसको धमकी या वार्निंग हम क्या समझें कि वो कह रहे हैं कि मैं सड़कों पर ऐसे निकलूंगा कि आपके लिए इंतहाई खतरनाक साबित होऊंगा। नून लीग तो ये कह रही है, वो ये अपोजिशन को नहीं कह रहे, वो ये रियासती इदारों को और अदलिया की तरफ उनका इशारा है। आप लोग भी समझते हैं कि अपोजिशन के बारे में वो ये बात कर रहे हैं या फिर किसी और जाने पे उनका इशारा ये बात करते हैं? ऐसी बात अपोजिशन को तो जो उन्होंने करना था वो ऑलरेडी कर रहे हैं, इससे ज्यादा क्या कर सकते थे। और मैसेज की सपोर्ट उनको होगी नहीं, क्योंकि मैसेज तो उनको देख चुके, मैसेज के सामने तो वो एक्सपोज हो गए कि वो हैं क्या। अब और क्या करेंगे। सही। लेकिन क्या सब जाहिर है जो इनकी मुश्किलात मुआशी मैदान में है वो भी तो अपनी जगह पर हैं। जो दुनिया में महंगाई के नए नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं, कमोडिटीज़ प्राइसेस जिन हाई पर इस वक्त जा चुकी हैं, तो इनके पास क्या ऑप्शंस हैं? अब ये तेल की कीमत को सस्ता कैसे करें, लोगों तक सस्ती चीज़ें कैसे पहुँचाएँ जब पूरी दुनिया में इस वक्त महंगाई की एक बड़ी लपेट है, तो ये पाकिस्तान को उससे कैसे बाहर रख सकते हैं? देखिए, तेल की कीमतें तो एक फैक्टर, और तेल की कीमतें भी इस वक्त तो $70 से नीचे आ गई। ये कहना कि तेल की कीमत की वजह से इस समय चीजें आसमान पे चलेंगी, ये बात मानने को हम तैयार नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपने एक बैड डील नेगोशिएट की है। इससे पहले भी तो लोगों ने नेगोशिएट किया। आप जिस तरह हालात में थे कि सारी कौम आपके साथ, पार्लिमान आपके साथ होती, सारी जमातें आपके साथ होती, तो आप एक बेहतर डील नेगोशिएट कर सकते थे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, और ये बात मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे, उन्होंने कहा कि ये एक बैड डील नेगोशिएट की गई है। लिहाजा अब इस गवर्नमेंट के जाने के बाद यकीनन बहुत सारे रास्ते पैदा किए जा सकते हैं। देखिए, चीनी की कीमत तो आलमी कीमतों से मुंसलिक नहीं है ना, आटे की कीमत तो आलमी चीजों से मुंसलिक नहीं है, दाल सब्जी जो है उसकी कीमत तो आलमी कीमतों से मुतालिक नहीं है।
जो इम्पोर्टेड आइटम्स है उनकी हद तक चले बात चल जाती है, लेकिन ये हुकूमत एक बहाना बना के जी आलमी कीमतें ऐसे हैं। और फिर हुकूमत क्या होती है अगर आप आलमी कीमतों के और आलमी मालियाती हालात का शिकार होके आप सारा बोझ अवाम पे डालते चले जाएंगे तो आप क्या है। और चौथी बात यह है कि नारे किसने कहा था मारे, वो वादे किसने कहा था करे जो आप पूरे नहीं कर सकते, तो क्यों किया था आपने ये काम। तो खैर साहब, ज़ाहिर है इस हुकूमत को अपना आखिरी बजट इस साल पेश करना है और आखिरी बजट में आमतौर पर हुकूमतें आवाम के लिए बड़े रिलीफ देती हैं चूंकि वो इलेक्शन का साल होता है। तो ये आखिरी बजट पेश करने का मौका इस हुकूमत को क्या आप लोग देने वाले नहीं है? इस बजट से पहले घर भेजने में कामयाब हो जाएंगे हुकूमत को? देखिए कि हमारी दानिश में तो ये गवर्नमेंट हर रोज इस पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की हुकूमत को, इस पूरे मुआशरे को गहरी दलदल में धकेलती जा रही है। हमारी दानिश में तो उसको फौरी तौर पे कल चले जाना चाहिए, पिछले कल। आप तो 4-6 महीने की बात कर रहे हैं। हमारी दानिश में तो ऐसा नहीं है। हो सकता है आप इससे मुख्तलिफ सोचते हो सकता है आपकी जिंदगी में आसानियां आ गई हैं उस गवर्नमेंट के आने से, हो सकता है आपके गिरदो नवाब में जो बसते हुए लोग हैं वो इस हुकूमत से बड़े खुश हो। हम जिन लोगों से मिलते हैं वो तो बड़े नाराज और बड़ी तकलीफ में है। नहीं खैर साहब, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आसानियां हमारी ज़िंदगी में आई हो। हमारी ज़िंदगी में भी ज़ाहिर है मुश्किलात आई हैं और किसी भी तबका फ़िक्र से कोई भी ताल्लुक़ रखता हो, महंगाई ज़ाहिर है हर एक के लिए बड़ा मसला है। लेकिन अब अगर ये हुकूमत चली भी जाती है तो ये मुआशी चैलेंजेस, ये मुल्क पर जो इस वक्त कर्जा है, जो IMF की डील है, ये तो नई आने वाली हुकूमत के लिए बड़े चैलेंज होंगे। फिर इससे नई हुकूमत कैसे निमट सकेगी? इस मुआशी सूरत हाल को बेहतर करने में, वो आपकी हुकूमत हो या नून लीग की हो, कितना वक्त दरकार होगा फिर उन लोगों को? यकीनन जी एक नया इंतखाब होना चाहिए। नए इंतखाब की सूरत में ये जो है वो बेहतर मैंडेट के साथ आ सकती है। लेकिन ये जो गिरदाब इस वक्त जिसमें फंसा दिया है इमरान खान साहब ने, जो सुनामी लेके आ गए हैं वो, उसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान बहुत बड़े क्राइसिस का शिकार है। इसको इससे निकालने के लिए बहुत ज्यादा इक़दाम की जरूरत है और उसमें सबको सर जोड़ के, सारी कुव्वतों को इकट्ठे होना होगा। सब सर जोड़ के यकजहती करनी होगी, तनाव खत्म करने होंगे तो लोगों की तरफ, आप बिजनेस कम्युनिटी की तरफ, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरफ लोगों को तब लेके आएंगे जब आपका अपना एतबार और एतमाद होगा। और वो इस सूरत में हो सकता है। लेकिन इन्होंने जितनी लेजिस्लेशन की है, अपोजिशन बार बार कह रही है कि हमें जब मौका मिलेगा हम उसको रिव्यू कर देंगे, हम नहीं चला सकते। लिहाजा इनकी किस बात पे लोग खड़े हो सकते हैं? अगर नई गवर्नमेंट जो बनेगी तो वो सब साथ लेके इकट्ठे बिठा के क्राइसिस को सामने एनालिसिस करेगी और फिर उसका वे फॉरवर्ड देके कौम को साथ लेके चलना चाहेगी। तो वो एक रास्ता है। ये जो खुद ही अरस्तू बन गए हैं सारे, इस तरह अकेले ये मसले, रियासत के मसले हल नहीं किए जा सकते। कौम का एतमाद बहाल नहीं हो सकता। हमारी तारीफ में तो यही है। तो इसीलिए हमने कहा भी था कि आइए पहले कौन सी लेजिस्लेशंस को आप लोग रिव्यू करेंगे, जो आप लोग अपोजिशन सोच रही है कि लेजिस्लेशंस को रिव्यू करना है? मैं जी अब सारी गिन तो नहीं सकता इस वक्त, आपने मुझे ऑफ एंड पूछा है। लेकिन सबसे पहले तो जब करना है वो है इलेक्शन की जो आपने की हुई है लेजिस्लेशन, जो बिल्कुल इस मुल्क के लिए, बिल्कुल उसको रिव्यू करेंगे। हम नैब के अंदर होने वाली जो जरूरी तरामीम है उनको करेंगे। हम इस मुल्क के लिए जो टैक्सेशन प्रोसेस है उसके अंदर लोगों को सहूलत देने की बात करेंगे। हम IMF के साथ भी जाके दोबारा नेगोशिएट करेंगे। ये जो स्टेट बैंक को सरेंडर किया गया है, बिल्कुल हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये तो बहुत सारी चीजें हैं, वो एक नहीं है जो एक दिन में बैठ के 30 कानून पास किए गए हैं। उनको सीधे देखना पड़ेगा कि बहुत सारे कवानीन वो हैं जो हमारे समाजी जिंदगी के बारे में, माशरती जिंदगी के बारे में, और बहुत सारे वो हैं जो मुआशी जिंदगी के बारे में। लिहाजा तो हमें रिव्यू करना पड़ेगा और इस मुल्क के अंदर बड़ी तरामीम, बड़ी तब्दीलियों की जरूरत है कि जो तकसीम दौलत का निज़ाम है वो हैव से हैव नॉट की तरफ ट्रांसफर हो। और कार साहब, ये बहुत सारी लेजिस्लेशन ज़ाहिर जॉइंट सेशन में हुई थी 11 नवंबर को, और उस दिन आप लोगों ने मुश्तरका तौर पर ऐलान किया था अपोजिशन ने कि हम इन तमाम कानून साजी के खिलाफ अदालत जाएंगे, उसको चैलेंज करेंगे और इसको हम पास नहीं होने देंगे। अभी तक आप लोग अदालत नहीं गए, क्या कानूनी तौर पर तैयारी पूरी नहीं हुई या फिर कुछ कानून के माहिरीन ने आपको मशवरा दिया कि अदालत में कामयाबी हासिल नहीं होगी? इसकी वजह क्या है कानूनी तौर पर इसको चैलेंज ना करने की? देखिए जी, एक वजह तो ये होती है नॉर्मली कि पार्लियामान को अपने जो प्रोसेसेस है उसमें अदालत के सामने बार बार लेके जाना कोई मुनासिब अमल नहीं है। ये तो गवर्नमेंट ने मजबूर किया है। मैं क्योंकि पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हूँ, इसलिए मुझे अंदाजा नहीं कि इस वक्त हुकूमत जो अपोजिशन ये मामले में डिले हुआ है तो उसकी वजह क्या है। शहबाज शरीफ साहब इस पे मशावरत कर रहे थे, सारी अपोजिशन ने उनको मैंडेट दिया हुआ था
अब वो इसको अभी तक नहीं कर पाए, तो उसका जवाब किसी वक्त वही दे सकते हैं। मैं क्योंकि मेंबर नहीं हूँ, मुझे उसकी मैं अपडेट नहीं हूँ। सही। तो कायर साहब, फिर अब ज़ाहिर है कानूनी तौर पर अगर इसको नहीं करना, सियासी तौर पर करना है, सियासी तौर पर आप लोग अलग अलग कर रहे हैं, ये अलग अलग इसी तरह तहरीकें अगर चलती रहीं, आप लोग अलग चलाते रहे और ये पीडीएम की तमाम जमातें अलग चलाती रहीं, तो इसमें तो फिर कामयाबी का इम्कान बड़ा कम हो जाता है। या आप लोग खुद, हुकूमत भी आपको ऑफर कर रही है कि आप लोग एक साथ ही आएँ ताकि बड़ा प्रेशर बन सके हुकूमत पर, यानी पीडीएम और पीपल्स पार्टी मिलकर अगर आए, ऐसा कोई ऑप्शन अभी ज़ेर गौर है आज दिन तक? हुकूमत अगर ये कह रही है तो वो किस रंग में कह रही है? क्या वो कह रही है कि हम पे बड़ा दबाव खड़ा करे ताकि तुम्हारी अकल दुरुस्त हो जाए? ऐसा नहीं है। वो तो तंज करते हुए कह रहे हैं। दूसरी गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अगर अपोजिशन इकट्ठी होती या हो तो बड़ा दबाव हो सकता है, और हमने तो उससे अलग होने की बात कभी की नहीं। हम तो चाहते थे पीडीएम आगे बढ़े। जब तक हम पीडीएम में थे, बिल्कुल पीडीएम बड़ा अच्छा काम कर रही थी और पीडीएम ने गवर्नमेंट की नींद हराम की हुई थी। अब अनफॉर्चुनेटली अगर हमें इस बात पे मजबूर कर दिया गया कि हम पीडीएम से अलग हो जाए, एनपी अलग हो जाए, तो उसमें क्या किया जा सकता है? सही। तो कायर साहब, 27 फरवरी के एहतजाज में अभी तक शिरकत के लिए बाकायदा तौर पर किसी जमात को दावत दी गई है, या कब दी जाएगी, कब से सिलसिला शुरू होगा? क्योंकि फिर ज़ाहिर है वो लोग भी मशावरत करेंगे, फिर आपको जवाब देंगे, तो बाकायदा तौर पर ये सिलसिला कब शुरू होगा? जहाँ तक मेरे इल्म में है, एएनपी को मेरी जमात ने इस पे ऑन बोर्ड करने की बात की है, उनसे मशावरत कर रहे हैं। बाकी दीगर जमातों के साथ भी हमारी कमेटियां बनी हुई हैं जो मशावरती अमल में शामिल हैं, तो इंशाल्लाह जल्द। सही। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया कमरज़मान कायर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। मशावरती कमेटियाँ बनाई जा चुकी हैं और तमाम जमातों को दावतें दी जा रही हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन सी जमातें पीपल्स पार्टी के इस एहतजाज में शरीक होती हैं। अली गौर बलोच साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, और ज़रा उनसे भी पूछ लेते हैं कि वो क्या पीपल्स पार्टी के इस एहतजाज में शरीक होने के लिए तैयार हैं और उनकी जमात तैयार है या नहीं। अली गौर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। तो कायर साहब कह रहे हैं कि अब ये दावतें देने का सिलसिला बस शुरू हुआ ही चाहता है। नून लीग के पास अगर दावत आएगी कि 27 फरवरी को आएँ, पीपल्स पार्टी के मार्च में शिरकत करें, तो आप लोग करेंगे, या फिर आपको पीडीएम से, मौलाना साहब से इजाज़त दरकार होगी, उसके बाद फिर कोई फैसला कर सकेंगे आप लोग? अली गौर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सूरत-ए-हाल ये है कि तमाम जितनी भी अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका एक ही मकसद है कि ये जो हुकूमत है ये नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, और जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की तबाही हुई है, इसमें न सिर्फ इनकी नालायकियों की वजह से हुई है, बल्कि इसमें इनकी जो करप्शन है बिलखसूस, उसका एलिमेंट जो है वो बहुत नुमायां है। तो इसलिए तमाम पार्टी इस बात पर मुत्तफिक है कि इस नालायक हुकूमत से पाकिस्तान की आवाम का जितनी जल्दी मुमकिन हो सके छुटकारा हासिल हो। तो उसके लिए जाहिर है जब पीपल्स पार्टी की दावत आएगी तो वो उसको पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर डिस्कस किया जाएगा। फिर जो हमारी क़यादत है मुस्लिम लीग नून की और बिलखसूस पूरे पीडीएम की, क्योंकि उसमें दीगर पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, मैंगल साहब भी हैं और दीगर पार्टीज भी हैं, उनसे मुशावरत के बाद कोई लायामल बनाया जाएगा। लेकिन कोशिश की जाएगी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो मतलब है कि एक मौसर किस्म का एहतजाज करें, एक मौसर किस्म की मुहिम चलाएं, जो कि आवाम की उमंगों की सही तर्जुमानी करे। उस सिलसिला में बातचीत की, तो सियासत में तो किसी बात के दरवाजे बंद नहीं होते, हर बात पर गौर व फिक्र किया जा सकता है, लेकिन फैसला जो है वो मुस्लिम लीग की क़यादत ही करेगी मुशावरत के बाद। सही। लेकिन अब अली गौर साहब, पीपल्स पार्टी बड़ा क्लियर अपने स्टांस में कि कोई गैर जमहूरी या कोई गैर आइनी कदम नहीं उठाएंगे और आइन और कानून के अंदर रहते हुए इस हुकूमत को घर भेजेंगे। ज़ाहिर नून लीग भी ऐसे ही चाहती है, लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकेगा जब तक कोई इत्तेहादी आपके साथ ना मिल जाए, जब तक कोई हुकूमत के अपने अरकान आपके साथ मौजूद ना हो, चूँकि अभी भी अददी अक्सरियत तो हुकूमत के पास ही है। जब तक इनमें से कोई आपके साथ नहीं मिलेगा, उस वक्त तक तो आप आइन और कानून के दायरे में रहते हुए हुकूमत को नहीं गिरा सकते। देखिए, सूरत-ए-हाल राम साहब ये है कि इस वक्त जो इनकी अपनी पार्टी में बैठे हुए लोग हैं, वो भी उनमें से बेशतर लोग ऐसे हैं कि जो मतलब है कि जब भी आपको देखते हैं कि जब बजट आता है या अब तो बिलखसूस जब मिनी बजट आया, तो उस पर इनके अपनी पार्टी के लोग भी जो है वो आपको खुले अल्फाज में तनकीद करते हुए नजर आते हैं। और अब तो इनका कच्चा चिट्ठा खुल गया है। जब आपने देखा वो अहमद जवाद साहब की बातें सुन ले, नूर आलम साहब की बातें सुन ले, इस तरह से कई और अरकान भी हैं जो हमसे गुफ्तगू शरीक भी करते हैं और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी बात करते हैं, और इनकी पार्टी मीटिंग में भी उन चीज़ों को क्रिटिसाइज किया जाता है।
लोग जो हैं वो तो अब इस कश्ती से उतरना चाह रहे हैं। जो इनके एमएनए साहब, बेशुमार तो वो लोग हैं जो मतलब है कि जो जिनको पता है कि अगर हम पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। लेकिन ये हुकूमत जिन बैसाखियों के सारे खड़ी है और जिसका शेख रशीद साहब भी इजहार करते हैं, और देख लें कि हमारी तो जद्दोजहद भी कानून और आइन की बालादस्ती की है। हमारा मकसद सिर्फ कोई हुकूमत हासिल करना नहीं है। अमजद अली खान नियाजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद साहब, क्या वज़ीर आज़म को ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिन उनकी हुकूमत खतरनाक साबित हो सकते हैं और हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद आपकी हुकूमत खत्म हो जाए? जो प्राइम मिनिस्टर अपने आप को एज अपोजिशन लीडर सड़कों पर देख रहे हैं, ज़्यादा खतरनाक तस्वुर ख्याल कर रहे हैं, और ज़्यादा खतरनाक किसके लिए होंगे? वो अपोजिशन की तरफ इशारा है या फिर कहीं और है उनका इशारा? अरबाब, इसमें कोई शक नहीं कि खान का इशारा जो है अपोजिशन की तरफ ये है कि ये जो लंबे लंबे भाषण और लेक्चर देते हैं ना टीवियों में बैठ के, और बेजा की लफाजी करके जो है कौम को जो है वो झूठ बोल के जो है बोलते ही रहते हैं अवाम के सामने। हालांकि आज अगर आप जितनी भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितनी भी बड़ी जो है वो मईशत नापने वाले जो इदारे हैं, चाहे ब्लूमबर्ग हो, चाहे इकोनॉमिस्ट हो, चाहे जो है वो आपका आलमी जो बैंक हो, वो कह रहा है कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आपके इशारे बेहतर हो गए हैं, आपकी कीमत, वो कह रहे हैं कि आपकी माशाल्लाह इतनी चली गई है, और ये पता नहीं कौन सी कहानी सुनाने जा रहे हैं। अमजद अली साहब, ग्राउंड रियलिटी ये है कि या तो उनके अशारिया ऊपर जा रहे हैं या फिर चीजों की कीमतें ऊपर जा रही हैं और कुछ। अच्छा, चले एक मेरा मुकम्मल होने दे, फिर आगे की तरफ चलते हैं ना। जी जी जी, चलें। बात यह है कि खान ने इसलिए कहा है कि अगर मैं रोडों पे आ गया तो आपकी बचत नहीं होने वाली। अभी आप जो भाषण बड़े बड़े रोडों पे जो 5-6 हजार बंदे इकट्ठे करके दे लेते हैं, और लाहौर जैसी जगह पे जो है आप कहते हैं कि हमारा जी बड़ा किला है, और लाहौर के लोगों ने जिस बुरे तरीके के साथ इन लोगों को रिजेक्ट किया और बताया कि आप लोग तो चोर हैं, आपने तो चोरी की है, और चोरी करके जो है भागे हुए हैं, और कौन सरेंडर करें अदालतों के सामने। लेकिन अमजद साहब, जब वजीर आजम होते हुए इमरान खान इनके लिए खतरनाक साबित नहीं हो रहे, तो वो अपोजिशन लीडर बनकर क्या खतरनाक साबित होंगे? आज देखें, शहजाद अकबर साहब ने इस्तीफा दे दिया। लीडर की बात नहीं कर रहे। शहजाद अकबर साहब ने एहतसाब के हेड के तौर पर क्या कारनामा अंजाम दिया? शहबाज शरीफ के खिलाफ एक केस साबित नहीं कर सके। ये आपके लिए झुकने की जगह नहीं बचेगी अरबाब जी। समझने की बात है, सोचने की बात है कि इनके हालात क्या है, और ये पता नहीं लेक्चर कौन से देते हैं अवाम में। ठीक है, चलें, पॉइंट आपका आ गया। अली गौहर बलोच साहब, अमजद अली खान नियाजी साहब, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर गुफ्तगू यहीं से शुरू करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नून लीग से अली गौहर बलोच साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अमजद अली खान नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली गौहर बलोच साहब, अब ये खान साहब की गुफ्तगू कल आपने सुनी होगी कि वो अगर सड़कों पर आ गए तो फिर आप लोगों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होंगे आप लोगों के लिए। और अमजद साहब कह रहे हैं कि उनका इशारा भी अपोजिशन की तरफ है, वो आप लोग उनके बयान को किसी और रुख पर मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अपोजिशन को ही कह रहे हैं ये बात। अली गौहर साहब देखिए अरबाब साहब, बड़ी साफ बात है जो इमरान नियाजी साहब ने कल बातें की और जिस तरह से वो मीडिया पर आकर उन्होंने तकरीर जारी, तो वो तो साफ लगता है उनकी बातों से कि वो तो एक हारे हुए जवारी की तरह मतलब है कि वो बातें कर रहे थे, और मतलब है कि वो ऑलरेडी अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। और क्यों ना करें, ऑन ग्राउंड आप देख लें कि कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए, पंजाब से नून लीग ने क्लीन स्वीप किया है। अमजद नियाजी साहब किस लाहौर की बात कर रहे हैं? उस लाहौर की बात कर रहे हैं जहाँ से कंटोनमेंट बोर्ड में इनको कल शिकस्त हुई है और शाइस्ता साहिबा नून लीग की सीट पर कामयाब हुई। इनका उम्मीदवार तो जो थे वो तो मैदान से भाग गए और टेक्निकल ग्राउंड पे उन्होंने सेफ एग्जिट दिया और निकल गए दुम दबा के, मतलब इलेक्शन में मुकाबले में भी नहीं आई। किस लाहौर की बात कर रहे हैं? दूसरी सूरत ये है कि जो पूरे मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात हुए, आपने उसमें देखा कि 14 में से 13 सीटें तो हुक्मरान पार्टी पीटीआई ने हारी है। फिर केपीके के बलदियाती इलेक्शन में आपको देखें कि इनको शिकस्त फाश हुई, बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई। मतलब कोई ऐसा मैदान नहीं है कि जिसमें इनको शिकस्त नहीं हुई। कराची में चले जाए, वाडा ने सीट छोड़ी, वहाँ पर पीटीआई 6ठे नंबर पर आई। मतलब है कि ये तो इनकी शिकस्त की दास्तान तो बहुत लंबी है, हुकूमतें होते हुए, इक़्तिदार होते हुए, और अगर कहीं ये कामयाब होने के करीब जाते भी हैं तो वोट चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। ये इनकी कारकर्दगी है। असल में इमरान नियाजी को भी पता है कि वो अवाम का खैर एतमाद तो उनको पहले भी हासिल नहीं था,
और अब तो रहती खेती जो महंगाई है, जो मतलब है कि जो कि इनके कंट्रोल में नहीं हो रही, इनकी नालायकियां देख लें, अनकरीब ये मरी वाला वाकया हो गया, उससे पहले इनकी जो करप्शन की दास्तानें हैं, ये हम हमारे साथ बात करते हैं करप्शन की। अली गौर साहब, इमरान खान साहब को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आने वाले दिनों में अपोजिशन लीडर होंगे? उनकी अपोजिशन मुनक़सिम है, आप लोग अलग एहतजाजी तहरीक चला रहे हैं, पीपल्स पार्टी अलग तहरीक चला रही है, जो जाहिर है कि जब तक मुत्तहिद नहीं होते, और अभी बज़ाहिर तो कोई मौसर तहरीक नज़र भी नहीं आ रही, फिर उनको ये क्यों लग रहा है कि वो आने वाले दिनों में अपोजिशन में भी हो सकते हैं? देखें, जाहिर है जो बंदे की कारकर्दगी होती है ना, वही बंदे को मतलब है कि आईना दिखा देती है। इमरान नियाज़ी साहब को इस वक्त आईना नजर आ चुका है, और यही बात है कि वो और एक उनके जो किराए के तर्जमान हैं शेख रशीद साहब, वो रोज आपको भाषण देते हुए नजर आते हैं। अब तो वो सिर्फ और सिर्फ खुले अल्फाज में जो है, वो कल एक शेख रशीद साहब एक निजी टीवी पर क्लियर कट एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे थे, पूरे पाकिस्तान ने उनकी वो बात सुनी है। तो मतलब है ये वो बुखलाहट ज़दा जुबान है। जाहिर है जब हुकूमत से उतरेंगे तो फिर ऑपोजिशन में जाएंगे, और कौन सा दरवाजा है। लेकिन ऑपोजिशन में इनको जब ये अपने दाएं बाएं और आगे पीछे देखेंगे तो इनको आवाम और कोई लोग खड़े हुए नजर नहीं आएंगे। पहले तो इन्होंने किसी को सूबे का झांसा दे के जनूबी पंजाब से लोगों को तोड़ा, कहीं से मतलब है कि किसी को टिकटों का लालच दिया, किसी को कोई और लालच दिया, किसी को आरटीएस सिस्टम के जरिए जितवा दिया। जब ये विसाखियां उनके साथ नहीं होंगी तो अब अवाम तो ऑलरेडी मतलब है कि हाथ उठा उठा कर, और वो जिसको बोलते हैं झोलियां उठा उठा कर दुआएं कर रही है कि इस मतलब है कि इस हुक्मरान से अल्लाह उनकी जान छुड़ाए। पाकिस्तान की 72 साल तारीख में कैसा इस तरह के हालात नहीं हुए जब कश्मीर हमसे छिन गया हो। लेकिन अली गौर साहब, ये तमाम हालात अपनी जगह पर, लेकिन फिर भी हुकूमत आप देखें कि अपना शिकंजा शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ खासतौर पर अब कस रही है। अटॉर्नी जनरल ने आज उनको खत लिखा है कि अब मियाँ साहब की वापसी के वो गारंटर थे, तो जवाब दें अब तक मियाँ साहब क्यों नहीं आए, वो जो हल्फनामा था उसको पूरा किया जाए, नहीं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अदालत जाने का ऐलान हुकूमत पहले ही उनके खिलाफ कर चुकी है, तो अब मियाँ साहब को वापस लाने के लिए भी ये संजीदा कोशिशें करने जा रही है हुकूमत। जी, जाहिर है शहबाज शरीफ साहब जो है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, वो इमरान खान के ख्वाबों में आते हैं। वो मतलब एक बयान खास की सूरत में दायर है, उन्होंने खुद भी बयान दिया था शहबाज शरीफ साहब ने। तो जाहिर है वो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिशें तो करेंगे, लेकिन ये इनकी भूल है। शहबाज शरीफ साहब को अब ना ही गिरफ्तार किया जाएगा, और अब ना ही वो इनके झूठे मुँह, पहले ही ऑलरेडी वो काफ़ी उनके साथ और हमजा साहब के साथ, मरियम नवाज साहिबा के साथ, मियां नवाज शरीफ के साथ, हमारी और सीनियर लीडरशिप के साथ विक्टिमाइजेशन हो चुकी है, झूठे मुकदमात का सामना कर चुके हैं। और अब तो उन केसेस में कुछ नहीं। आज आपने देखा कि शहजाद अकबर को भी फारिग कर दिया, अब नया टारगेट किसी और को देंगे। शहजाद अकबर जो ये भाषण देते थे वो तो आपने देख लिया ना, जो चोर चोर करते थे, वो जिस तरह से पंजाबी में कहा जाता है कि विचू विचू खाई जाओ तो उत्तू रोला पाई जाओ, ये अब रोला डालने वाले हैं, खुद खा भी रहे हैं और रोला भी डाल रहे हैं। इन्होंने अदालतों में कुछ साबित किया, आप बताएं कितनी रिकवरी की? अगर इनका इल्जाम दुरुस्त मान लिया जाए कि हमने खाया हुआ था, तो वो खाया हुआ पैसा ले लेते ना। शहबाज शरीफ साहब भी इधर फिर रहे हैं, हमजा साहब भी इधर हैं, मरियम साहिबा भी इधर है, नवाज शरीफ साहब खुद जेलों में रहे हैं, तो वो किधर है वो पैसा जो इनसे निकला है या बरामद हुआ है? तो वो सारी झूठ की कहानी है। झूठ। हाँ, एक बात जरूर है, फॉरेन फंडिंग केस में इनके सफाई करने वाले, इनके डस्टिंग करने वाले, इनको चाय पिलाने वाले, उनके अकाउंटों से पैसे निकल रहे हैं। वो साफ चीजें नजर आ रही हैं जो स्टेट बैंक ने भी दिखाई है। ये अलग बात कि अब तो देखें ना, स्टेट बैंक भी हमारी जो मुल्की सलामती है वो भी रिस्क पर है। स्टेट बैंक को भी इन्होंने IMF के पास गिरवी रखवा दी। अब शहबाज साहब के खिलाफ जो कार्रवाई शुरू होगी वो तो मियां साहब के गारंटर के तौर पर होगी कि वो अपनी गारंटी पूरी नहीं कर रहे, और हुकूमत इस सिलसिले में दायरे से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही, बल्कि ये रिटर्न्स एंड रीड मिशन नामी एक मुआहदा है जो हुकूमत बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान हुआ है। इसमें से भी कुछ सिफारिशात पर आज गौर हुआ है वजारत दाखिला के मातहत एक कमेटी में, और अब ये सिफारिशात बरतानियों को भेजी जाएंगी, उनसे शेयर हो रही हैं चीज़ें, और कोशिश कर रही है हुकूमती सतह पर ही मियाँ साहब को वापस लाने के लिए कुछ संजीदा कोशिश की जा सके। तो अब मियाँ साहब तैयार हैं खुद वापस आने के लिए, या फिर ये हुकूमत उन्हें ज़बरदस्ती वापस लाएगी? नहीं, देखें, मियाँ साहब ये तो मियाँ साहब के नाम से कांपते हैं, और ये सारा मतलब है कि अपनी फेस सेविंग के लिए ये कभी वो कर दिया। पिछले 2 साल से मतलब है कि जब से मियाँ नवाज शरीफ साहब जब गए हैं तो वो तो रिजल्ट्स वो सारे डॉक्टर किन के अंडर थे, वो लेबॉर्ट्रीज किन के अंडर थी, वो सूबाई वज़ीर सेहत किस पार्टी की थी, जो कि आज भी अपने बयान पर कायम है कि मियाँ साहब के हेल्थ इश्यूज है। मियाँ साहब के ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज है, और मियाँ साहब खुद वापस आना चाहते हैं, और वो इंशाल्लाह आएंगे।
हम तो ये तवक्को करते हैं कि चौथी बार वजीर आजम भी इंशाल्लाह। लेकिन अलीगौर साहब वो ये कहती है कि उस वक्त हेल्थ इश्यूज थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद तबीयत में खासी बेहतरी आई है और फिर चूंकि मेडिकल रिपोर्ट्स टाइमली नहीं आ सकी और रेगुलर बेसिस पर आनी थी, वहाँ से वो नहीं आई, तो इसका मतलब कि उनकी हालत काफ़ी बेहतर है। और परसों ही पिछले प्रोग्राम में यास्मीन राशिद साहब मौजूद थी, ऐसा उन्होंने कहा कि 3 बार उन्होंने डॉक्टर अदनान से भी खुद रब्ता किया है, तो जाहिर है वो कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दे रहे, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे वो लोग हुकूमत को। देखिए बात ये है कि ये जो कह रही है मोहतरमा कि हमने रब्ता किया, मुझे ये बताएं कि वो रिपोर्ट्स किसने चेक की थी। वो मीडिया पर आकर आज भी कहती है कि वो रिपोर्ट ठीक थी। अब इमरान न्याजी साहब को याद आया, और मियाँ साहब आपको पता है कि इस हुकूमत ने खुद इजाज़त दी, उसके बाद अदालतों ने इजाज़त दी। अगर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर ये कोई दरखास्त देते तो हम उसको अदालतों में फेस करने के लिए तैयार है, और इंशाअल्लाह ताला हम अदालतों से तवक्को रखते हैं कि वो इंसाफ करेंगे। चूंकि ये समझते हैं कि हमारा मुस्तकबिल सिर्फ इसी बात में ही है कि या मियाँ नवाज शरीफ साहब कैद हों या मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान ना आए। मियाँ साहब पाकिस्तान आएंगे, झूठे मुकदमात से बरीयत भी होगी और वो पाकिस्तान की सियासत में इंशाल्लाह हिस्सा भी लेंगे। और आज इनको मियाँ नवाज शरीफ इसलिए इनको वो चुभता है कि वो लंदन में बैठकर अपनी पार्टी को अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ, मुशावरत के साथ जमहूरियत के सफर को चलाए हुए हैं, और इनको उधर से बैठ के परवेज खटक के हल्के में जो शिकस्त होती है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब, अलीगौर साहब में शिकस्त होती है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब देते हैं। जो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में इनको शिकस्त होती है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब देते हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब तो इनको नहीं पाएंगे, ये तो चाहेंगे कि उनको कैद करें झूठे मुकदमा पे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब वो वक्त गुजर चुका है। अब तो इनके एहतसाब का वक्त आ गया है। जो पैसा इनकी बहन के अकाउंट से निकला था वो उसका हिसाब लिया जाएगा। जो इन्होंने फॉरेन फंडिंग केस में ये सारा पंडोरा बॉक्स खुला है उसका इनसे हिसाब मांगा जाएगा। जो कोरोना, ठीक है, चलें अलीगौर साहब पॉइंट आपका आ गया। कल तो वजीर आजम साहब ने ये भी कह दिया कि मैं दुआ करता हूं कि वो वापस आ जाएं, लेकिन वो लंदन से नहीं आएंगे। तो अमजद न्याजी साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को वापस लाना था, बोरिस जॉनसन से बात करनी थी, वो तो कह रहे थे मैं किसी भी सूरत में वापस लाऊंगा। अब वो दुआओं पर आ गए, कोशिशें खत्म करके दुआ कर रहे हैं कि मेरी दुआ है कि वो वापस आ जाएं। ये रोजाना जो भाषण देते थे ना जी कि मियाँ साहब जो आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो हम भी कहा हमारी दुआ है कि अल्लाह करे ये वापस आए। लेकिन गवर्नमेंट जो जा रही है इंशाल्लाह हम तो इनको उठा के भी लेके आएंगे ना। कैसे तो दुआ तो है, लेकिन अमल किधर है? अमल होगा तो दुआ भी कारामद होगी ना। अमल तो हुकूमत का कहीं नजर नहीं आ रहा है सिलसिले में। क्या अमल भी होगा, और ये ज़हन में रखें कि ये जो भागे हुए हैं ना जी, चूंकि इन्होंने जो रिपोर्ट हुई उसके ऊपर भी मैं समझता हूँ कि मेरा जाती जो ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को इसके ऊपर जो है पूरी तहकीकात करनी चाहिए। जो भी इसमें भी फॉल्ट है, जिस वजह से ये चीजें बनी है, उनको जो है पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अमजद साहब, अगर तहकीकात होंगी तो फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब का नाम, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब का नाम सामने आएगा। मैंने कहा जो भी है, जिस जगह पे भी है, कोई ये मैं नहीं कह रहा कि कौन है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने कहा जो भी इसमें मुलविस है उसको सजा जजा के अमल से गुजारना चाहिए, और ताकि पता चले कि देखिए फिर तो आप पूरी जेलों को जो पड़े हैं, जो भी मुजरिम पड़े हैं, तो उनको भी छोड़ दें, फिर उनका क्या गुनाह है। तो छोटे अगर डकैत पड़े हैं, जहाँ पे बड़ा डकैत अगर भाग जाए और मुल्क को कहे कि मैं तो वो किसी के मकाने के पास भी नहीं गया, और अभी कहता है जी कि वहाँ पे बैठ के जो है वो सिर्फ भाषण दे रहे होते हैं फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे। अगर वो कौम के साथ और वोट को इज्जत देने वाले होते तो वापस आके अपना सामना करते। अब नेल्सन मंडेला बनते हैं, फूड स्ट्रीट में जाके खाने खाते हैं, खाबे खाते हैं, और फिर कहते हैं कि हम नेल्सन मंडेला तो 2.5 साल जेल रहा था और वो तो हक पे खड़ा था। इनका कौन सा, इन्होंने सिवाय मतलब डाके डालने के लिए किया क्या है, मुझे ये बता दे। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को जो है देखिए एक सिंबल होते हैं जो करप्शन ठीक होते हैं, जब तक उनको सजा नहीं मिलती, उनको जजा नहीं मिलती, उससे मुल्क आगे की तरफ नहीं जाते। जब आप बड़े को सजा देते हैं या जो भी जिस लेवल का भी बंदा हो, सही तो सजा अगर के अमल से अगर नहीं गुजारेंगे तो फिर जो है ये के प्रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है, चलें अमजद अली खान न्याजी साहब, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद अली न्याजी साहब। अलीगौर बलूच साहब हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत का और अपोजिशन दोनों का मौक़िफ़। आप एक ब्रेक यहाँ पर लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो क्रिकेट के मैदान से बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त खबरें आ रही हैं, और ICC अवार्ड्स की बारिश पाकिस्तानी प्लेयर्स पर हो गई है और पूरा मेला ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने लूट लिया है। एक ब्रेक के बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज़बरदस्त खबरें सामने आ रही हैं। आईसीसी अवार्ड्स हुए और उसमें जो साल के बेहतरीन खिलाड़ी थे सबसे बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को इन अवार्ड से नवाजा गया और बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी ने तो कमाल ही कर दिया। आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड पाकिस्तान के बाबर आजम को, पाकिस्तान के कप्तान को मिला। इसी तरह आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मोहम्मद रिजवान ने जीता और आईसीसी प्लेयर ऑफ द एयर अवार्ड यानी सर गारफील्ड सोबर्स का अवार्ड शाहीन आफरीदी ने अपने नाम किया। जबकि टेस्ट प्लेयर ऑफ द एयर का आईसीसी अवार्ड जो रूट को मिला, जो इंग्लैंड के बेहतरीन बैट्समैन है। तो ये पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों ने तीनों फॉर्मेट्स में ये अवार्ड हासिल किए, जो कि बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी रही। पूरा साल पाकिस्तान के इन नौजवान खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल पेश किया। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आने वाले दिनों में कितनी बड़ी खबर है, क्योंकि गुज़िश्ता 1-2 साल की हम बात करें तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कोई इतनी खास बेहतर नहीं रही थी, लेकिन 2021 के पिछले साल में पाकिस्तान ने तीनों ही फॉर्मेट्स में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। क्रिकेट की दुनिया के पाकिस्तान के साबिक कप्तान जावेद मियाँदाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जावेद।